हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्कोर मोर। देखिए, हम लोग ट्रेड थ्योरी के सेक्शन में आज ड्रिलिंग के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं 30 से 40 क्वेश्चंस कराऊंगा आपको ड्रिलिंग के। ये क्वेश्चंस आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी मदद करने वाले हैं। साथ साथ यदि आप लोग AITT दे रहे हैं या फिर ITI के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें आपको सारे ट्रेड्स में, चाहे आपका फिटिंग हो, मशीनिस्ट हो, ग्राइंडर हो, सबके लिए ये ड्रिलिंग चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे हर एक MCQ को। ये सारे MCQ नीमी पैटर्न पे बेस्ड हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कि रिमर में जो ये पार्ट दिखाया गया है एक्स नाम से, ये वाला पार्ट, इसका नाम क्या होता है? देखिए, इसका नाम होता है दोस्तों हेलिक्स एंगल। ठीक है, ये एंगल कौन सा है? इसको बोलते हैं हेलिक्स एंगल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ड्रिल किए गए छेद को फिनिश करने की प्रक्रिया का नाम क्या है? यदि कोई छेद को ड्रिल कर दिया गया फिर उसको फिनिश करना है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को कहते हैं दोस्तों रिमिंग। चूँकि रिमिंग जो होता है एक फिनिशिंग काम होता है। ड्रिलिंग से तो आप ड्रिल करके होल कर दिए, लेकिन उस ड्रिल में क्या होते हैं, रेसेज होते हैं। उसको क्लीन करने के लिए, पूरा चिकना करने के लिए हम लोग रिमिंग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, क्यों हैंड रिमर के दांतों में असमान अंतराल होता है? यानी वाई हैंड रिमर्स हैव अनइवन स्पेसिंग। जो हैंड रिमर्स होते हैं उनमें अनइवन स्पेसिंग क्यों दिया जाता है? तो दोस्तों ये दिया जाता है चैटरिंग को कम करने के लिए। जब आप रिमिंग करेंगे तो उसमें चर चर की जो आवाज़ आती है, उस चैटरिंग को कम करने के लिए अनइवन स्पेसिंग दिया जाता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और हर बार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्विस्ट ड्रिल में क्लियरेंस एंगल का उद्देश्य क्या होता है? कोई ट्विस्ट ड्रिल है, उसमें क्लियरेंस एंगल दिया जाता है, उसका पर्पस क्या होता है, क्यों दिया जाता है? तो ट्विस्ट ड्रिल में इसलिए दिया जाता है ताकि प्रिवेंट फ्रिक्शन ऑफ ड्रिलिंग बिहाइंड द कटिंग एज। ड्रिल के किनारों के घर्षण को रोकने के लिए, ड्रिल जब घूम रहा होता है तो उसके किनारे जो हैं वो होल में घर्षण न करें, इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है कि जो ड्रिल होता है उसमें क्लियरेंस एंगल दिया जाता है। बढ़ते हैं आगे। रिविंग के लिए जो आप रिवेटिंग करते हैं, ठीक है, तो रिवेटिंग के लिए काउंटर सिंकिंग का जो एंगल होता है वो कितना होता है? तो रिवेटिंग के लिए काउंटर सिंकिंग का एंगल 75 डिग्री होता है। इसके लिए मैं एक ट्रिक दे दूंगा आपको। ठीक है, अगले वीडियो में आपको ट्रिक दे दूंगा कैसे कैसे आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, ड्रिलिंग करते समय ड्रिल को ओवर हीट होने का क्या कारण है? यदि आप कभी ड्रिलिंग कर रहे हैं और ड्रिल बहुत ज़्यादा, ड्रिल बिट जो है बहुत ज़्यादा हीट हो गया, उसका कारण क्या होता है? तो क्लियरेंस एंगल यदि ड्रिल का सही नहीं होगा ना तो चैटरिंग करेगा, और चैटरिंग की वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, घर्षण होने की वजह से गर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, दी गई गहराई के लिए छिद्र को बड़ा करने के लिए ऑपरेशन का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन टू इनलार्ज द होल ऑफ गिवन डेप्थ? मैंने डेप्थ तक किसी होल को इनलार्ज करने का जो प्रोसेस होता है, इसी को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं काउंटर बोरिंग। क्या बोलते हैं उसको? काउंटर बोरिंग कहते हैं, ध्यान रखिएगा। यदि ड्रिल का क्लियरेंस एंगल अधिक है तो क्या होगा? मान लीजिए यदि कोई आप ड्रिल बिट लिए हैं और उसका क्लियरेंस एंगल अधिक हो गया, अभी तो क्लियरेंस दिया था हम लोग चैटरिंग से रोकने के लिए, यदि क्लियरेंस एंगल अधिक हो गया तो क्या होगा? तो उसका कटिंग एज जो होगा ना दोस्तों, वो कमजोर हो जाएगा। कटिंग एज विल बी बिकम वीक। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि ड्रिलिंग के दौरान स्पिंडल केंद्र से बाहर हो जाए, यानी कि यदि मान लीजिए इस पर हम लोग को ड्रिलिंग करना है और यहाँ पर हम लोग सेंटर दे के रखे हैं बीच में, मान लीजिए बीच में एक सेंटर दिए हैं और ड्रिल बिट इस पर ना बैठ के और मान लीजिए यहाँ पे कहीं बैठ गया उसके बगल में, तो क्या होगा? तो उस केस में होता क्या है दोस्तों कि अधिक आकार का छेद बन जाता है, क्योंकि उसका जो रेडियस होगा वो जितना आप मेजरमेंट करके लाए हैं उतना नहीं बनेगा, उससे ज़्यादा का बन जाता है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आता है, इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाता है कि आपके पास मान लो 3 mm का ड्रिल बिट हो, आपको 5 mm का होल करना है, तो क्या करेंगे? तो सीधा सीधा आप बोलेंगे कि सर जो सेंटर है उससे थोड़ा सा ऑड करके हम ड्रिल बिट को लगा देंगे, उससे क्या होगा कि इनलार्ज होल को कर देगा, अधिक आकार का कर देगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बारीक है, आप लोग इसी वीडियो में जान पाएंगे और कोई आपको बताने वाला है नहीं। चलिए देखते हैं। इस थ्रेड में आपके सामने एक थ्रेड दिखाया गया है, इसमें एक्स के नाम से किस चीज़ को चिन्हित किया गया है? इसमें एक्स, ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला क्षेत्र, इसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको कहते हैं पिच। क्या बोलते हैं इसको? पिच बोलते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा, एक ग्राइंडिंग व्हील जिसका विनिर्देश, मतलब एक ग्राइंडिंग व्हील है जिसपे आपका लिखा हुआ है 32A46H8V, इसमें ए क्या दर्शाता है? हर एक जो नंबर लिखा हुआ है ना, सबका अलग अलग मायने है, क्यों लिखा गया है। जब मैं ग्राइंडिंग का क्वेश्चन कराऊंगा उसमें आपको ये सारा कुछ क्लियर कराऊंगा कि ये क्यों लिखा रहता है। लेकिन इसमें जब पूछा है कि ए का मतलब क्या होता है, तो ए का मतलब होता है दोस्तों टाइप ऑफ एब्रेसिव,
कि किस टाइप का एब्रेसिव है, ये वाला दिखाता है। यहाँ पे जो भी आएगा ए के जगह पे वो टाइप ऑफ एब्रेसिव को दिखाएगा। फिर ग्रेड, ग्रेन, ये सब स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ दिखाता है, वो अलग अलग पैमाने हैं, मैं बता दूंगा किसी दिन जब ग्राइंडिंग पढ़ाऊंगा तब आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। कॉन्सेंट्रिक चलने के लिए नई ग्राइंडिंग व्हील को लगाने का क्या चाहिए। यदि आप किसी ग्राइंडिंग मशीन में ग्राइंडिंग व्हील को लगा रहे हैं, वो कॉन्सेंट्रेटिक चले, मतलब एकदम एक त्रिज्या में चले, एक मतलब सर्कल बना के चले, ये इधर उधर ना चले। तो इसके लिए क्या करना होता है, तो नया जब ग्राइंडिंग व्हील हम लोग लगाते हैं तो सबसे पहले उसका ट्रोइंग करेंगे। ट्रोइंग करने से वो कॉन्सेंट्रिक चलने लगता है, ठीक है। इधर उधर उसका जो मतलब एरिया होगा, सॉरी एरिया बोल रहे हैं, जो सर्कुलर पाथ होगा वो गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है, एक ही पाथ पे चलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, इस पर हम लोग गौर करेंगे। ब्लास्ट फर्नेस से क्या मिलता है। तो देखिए, ब्लास्ट फर्नेस से हमें पिग आयरन मिलता है, ठीक है, और कपोला फर्नेस से हमें कास्ट आयरन मिलता है। याद रखिएगा, ब्लास्ट फर्नेस से पिग आयरन मिलता है। और सबसे शुद्ध आयरन की जब बात पूछे जाए तो वो रॉट आयरन होता है, इससे शुद्ध आयरन नहीं होता है। बढ़ते हैं आगे। मैग्नेट, बॉल बियरिंग और कटिंग टूल के निर्माण के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, मैग्नेट के लिए, बॉल बियरिंग के लिए और कोई भी कटिंग टूल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो इसमें कोबाल्ट का यूज करते हैं। किस धातु का यूज करते हैं, कोबाल्ट का यूज करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पाइराइट्स अयस्क में कितना तांबा होता है। जो पाइराइट अयस्क है, हाउ मच कॉपर कंटेन इन पाइराइट ओर। तो पाइराइट ओर में दोस्तों 0.32 क्या होता है, कॉपर होता है, 0.32। बढ़ता है, कौन सी धातु कई प्रकार के अम्लों के लिए प्रतिरोधी है। तो जो लीड होता है ना, ये कई तरह के जो अम्ल होते हैं उनके प्रति प्रतिरोधी होता है। टेलीस्कोपिक गेज का उपयोग क्या है। देखिए, टेलीस्कोप सुन के आप लोगों को मन में आ रहा होगा ये दूरबीन जैसा कुछ होता होगा। तो टेलीस्कोपिक गेज जो होता है वो छेद या स्लॉट के आकार को मापने के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है, तो छेद या स्लॉट का जो आकार होता है उसको मापने के लिए हम लोग टेलीस्कोपिक गेज का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सतह के पास टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए किस विधि का उपयोग, मतलब कौन सी विधि उपयुक्त होती है। देखिए, यदि आप मान लीजिए रिमिंग कर रहे हैं और आपका टूट गया रिमर अंदर ही, तो उसको निकालने के लिए स्टड का यूज करते हैं। तो इस विधि को क्या कहते हैं, देखिए इस विधि को हम लोग कहते हैं प्रिक पंच विधि। कौन सी विधि कहते हैं, प्रिक पंच मेथड कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, काउंटर सिंक हेड स्क्रू का कोण कितना होता है। जब काउंटर सिंक किया जाता है उसका हेड स्क्रू जो होता है उसका एंगल कितना होता है। तो दोस्तों उसका एंगल होता है आपका 90 डिग्री। काउंटर सिंक के लिए 90 डिग्री का यूज किया जाता है। रिवेटिंग के लिए बताए थे 75 डिग्री का यूज किया जाता है। बढ़ते हैं आगे। ड्रिल बिट में जो एक्स नाम से दर्शाया गया है ये क्या चीज़ होता है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक का भाग जो है ये क्या चीज़ होता है। देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्त लीप क्लियरेंस एंगल। क्या बोलते हैं, लीप क्लियरेंस एंगल। एक बार आप लोगों के लिए मैं इसको छोटा कर देता हूँ, आप लोग इसको देख पाएंगे अच्छे से। लीप क्लियरेंस एंगल कहते हैं इसको। इसी को बढ़ा देने से क्या होता है कि चैटरिंग कम होता है। सॉरी, ये दिया जाता है चैटरिंग कम करने के, बढ़ जाएगा तो क्या होगा, मतलब ज़्यादा बड़ा होल कर देगा। बढ़ते हैं आगे। ड्रिल बिट में हेलिक्स एंगल किस कोण से निर्धारित होता है। तो हेलिक्स एंगल जो होता है वो आपके रेक एंगल से निर्धारित होता है। हेलिक्स एंगल किससे निर्धारित होता है, रेक एंगल से निर्धारित होता है। रीमर का क्या उपयोग है। रीमर जो होता है दोस्तों उसका यूज़ किया जाता है आपका ड्रिल किए गए छेद को सही आकार में फिनिश करने है। कभी भी आप ड्रिलिंग करेंगे, आपको यदि मान लीजिए एक फिनिश होल बनाने के लिए दिया गया, मान लीजिए 10 mm का, तो आप 10 mm का ड्रिल नहीं करेंगे, उसमें आपको ड्रिल उससे कम करना होगा। मान लीजिए 9.8 या 9.9 का आप ड्रिल कर देंगे और 0.1 जो आपका बच रहा है वो आपका रिमिंग में जाएगा, ठीक है। उसका एक फॉर्मूला होता है, कितना यदि होल करना तो उसके लिए रिमर कितना चाहिए और ड्रिल कितना होना चाहिए, ये फॉर्मूला मैं बता दूंगा अगले बार। तो उससे आप लोग क्या करेंगे, रिमिंग करेंगे और उसके लिए पहले से मटेरियल छोड़ कर रखेंगे ताकि रिमिंग में जो कटेगा उससे आपका फिनिश आकार मिल पाए। बढ़ते हैं आगे। टाइप एन ट्विस्ट ड्रिल का उपयोग क्या है। देखिए, अलग अलग तरह के ट्विस्ट ड्रिल होते हैं, तो टाइप एन जो ट्विस्ट ड्रिल है उसका यूज क्या है आपको बताना है। तो सामान्य निम्न कार्बन स्टील के लिए एन टाइप का ये यूज किया जाता है ट्विस्ट ड्रिल। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन से रिमर में लंबा टेपर लीड होता है। देखिए, रिमर्स जो होते हैं वो भी अलग अलग तरह के होते हैं, तो किस रिमर में लंबा टेपर लीड होता है।
तो लंबा टेपर लीड दोस्तों ये होता है आपके सॉकेट रिमर में। किसमें? सॉकेट रिमर में होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पायलट के साथ हैंड रिमर में पायलट का कार्य क्या है? तो जो पायलट के साथ हैंड रिमर होता है उसमें पायलट का कार्य क्या होता है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो रिमर को रिम्ड होने वाले होल के साथ कॉन्सेंट्रिक करने के लिए आप किसका यूज करते हैं? पायलट का यूज करते हैं। मतलब मान लीजिए ये होल है, एक जॉब है, इसके अंदर ये होल है। सबसे पहले इसमें रिमर कैसे बैठाएंगे, इसके लिए सबसे पहले हमको क्या यूज करना होता है? पायलट यूज करना होता है। जब पायलट को यूज कर लेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि इधर से रिमर को हमको इसमें सेट करना है। तो पायलट का यूज कहाँ किया जाता है? रिमर को सेट करने के लिए, मतलब रिमर को बैठाने के लिए। वही कहा गया है कीप रिमर कॉन्सेंट्रिक विथ होल टू बी रिम्ड। जिस होल को रिम्ड करना है, रिमर करना है, उस होल में कॉन्सेंट्रिक बैठाने के लिए रिमर को हम लोग पायलट का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ड्रिल के बिंदु कोण को कौन तय करता है? यानी ड्रिल का जो पॉइंट एंगल होता है उसको कौन तय करता है? उसको तय करने वाला कहलाता है जॉब मटेरियल। ठीक है, जॉब का जो मटेरियल होता है उसी से डिपेंड करता है कि जो ड्रिल का एंगल होगा वो कितना होगा। अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग पॉइंट एंगल लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 10 मिलीमीटर के छेद की रिमिंग करने के लिए ड्रिल आकार क्या होगा? अगर अंडर साइज 0.2 mm और ओवर साइज 0.05 mm हो तो इसके लिए हम लोग किस तरह के रिमर का उपयोग करेंगे? तो इसमें हम लोग दोस्तों यूज करेंगे 9.75 mm का रिमर। देखिए आपको एक चीज़ बता दूँ, मतलब थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ कि 10 mm तक का होल यदि रहेगा तो उसमें रिमर आप यूज करेंगे 9.75 का, मतलब 0.25 घटा देंगे। और 10 mm से जब ऊपर जाएंगे फिर एक फॉर्मूला बताएंगे अगले बार वीडियो में। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक्स करना होगा ताकि आपके दोस्तों तक पहुँचे, वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। फिर जाके मेरे अंदर जब उत्साह आएगा कि हाँ आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो मैं अगले वीडियो में इसको बता दूंगा। और एक चीज़ और, यदि आप लोग हिस्ट्री के फैक्ट्स जानने में रुचि रखते होंगे तो उसके लिए मैं अपने चैनल का डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से चले जाएंगे आप लोग हमारे हिस्ट्री वाले चैनल में, जाके देखिए अमेजिंग वीडियोज़ आपको मिलेंगी, बहुत सारे आपको फैक्ट्स मिलेंगे जो आपको किसी चैनल पर मिलने वाले नहीं हैं। धन्यवाद।